नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ऐसे मनोवैज्ञानिक के बारे में जिन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि आखिर इंसान सही और गलत का फैसला कैसे लेता है। अगर एक बच्चा पुलिस के डर से चोरी नहीं करता है, वहीं दूसरा बच्चा इसीलिए चोरी नहीं करता है कि चोरी करना गलत है, दोनों के व्यवहारों में अंतर है। इसी सवाल का जवाब हमें लॉरेंस कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी देती है। अगर आप सीटेट, यूपीटेट, डीएसएसबी, केवीएस या एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लॉरेंस कोलबर्ग से 2 या 3 मार्क्स का अक्सर पूछ लिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत सीटेट की दृष्टि से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सिद्धांत में कुछ मेन कंसेप्ट हैं जिनको हम समझते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है नैतिक दुविधा। जब किसी व्यक्ति के सामने ऐसी स्थिति होती है जहां सही और गलत का फैसला करना मुश्किल होता है, उसे बोलते हैं हम नैतिक दुविधा। यह एक प्रकार की सिचुएशन होती है जहां सही और गलत का फैसला करना मुश्किल हो जाता है। इस कंसेप्ट को लॉरेंस कोलबर्ग जो है हाइंज की दुविधा की कहानी से दर्शाते हैं। इस कहानी में हाइंज था जिसकी पत्नी बहुत बीमार थी। उसकी पत्नी को जो है दवाइयों की आवश्यकता थी, लेकिन हाइंज के पास जो पैसे थे वो दवाई खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं थे, और केमिस्ट ने पूरे पैसे ना होने की वजह से दवाई देने से मना कर दिया था। ऐसे में हाइंज के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वह दवाई को चुरा ले और अपनी वाइफ की जान बचा ले, लेकिन इससे कानून का उल्लंघन हो जाता। दूसरा ऑप्शन था उसके पास कि दवाई को ना चुराए और वाइफ, लेकिन इससे वाइफ मर जाती। तो ये एक प्रकार की मोरल डायलेमा थी। दूसरा इसका महत्वपूर्ण कंसेप्ट है मोरल रीजनिंग। सही और गलत के बारे में सोचना और फैसला लेने की मानसिक प्रक्रिया। बच्चा किसी नैतिक दुविधा को सुलझाने के लिए जो रीजनिंग करता है उसे नैतिक तर्कणा या मोरल रीजनिंग कहते हैं। ये एक प्रोसेस है। मोरल डायलेमा एक सिचुएशन है, मोरल रीजनिंग एक प्रोसेस है। अब चलते हैं नैतिक विकास के सिद्धांत की ओर। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 मुख्य स्तरों में बांटा है, और प्रत्येक स्तर में 2-2 अवस्थाएं हैं। तो 3 मुख्य स्तर हैं और प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्थाएं हैं, अर्थात कुल मिलाकर 6 अवस्थाएं हैं। सबसे पहला है पूर्व पारंपरिक स्तर या प्री कन्वेंशनल लेवल। इसे आप कोशिश करना इंग्लिश में ही याद रखें। इसकी आयु 10 से 4 वर्ष की होती है। इस स्तर पर बच्चों की अपनी कोई नैतिकता नहीं होती है। वे सही या गलत का फैसला बाहरी कारकों जैसे दंड या पुरस्कार के आधार पर करते हैं। इसकी 2 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। बच्चे सोचते हैं बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, इससे पनिशमेंट से बचा जा सकता है, और आगे का पालन करते हैं तो रिवार्ड भी मिलते हैं। जैसे अगर मैं चोरी करूंगा तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी, पनिशमेंट मिल जाएगी एक प्रकार से। दूसरी अवस्था है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, यांत्रिक सापेक्षतावादी। बच्चा सोचता है कि जैसा सामने वाले ने मेरे साथ करेगा मैं भी वैसा ही करूँगा। इसमें बच्चा स्वयं का हित देखता है। इसका उदाहरण है कि अगर तुमने मेरी पेंसिल तोड़ दी तो मैं भी तुम्हारी कॉपी किताब फाड़ दूंगा या पेंसिल तोड़ दूंगा। अगला है कन्वेंशनल लेवल। ये लगभग 10 से 13 वर्ष तक ये अवस्था चलती है। इस अवस्था की या इस स्तर की मुख्य विशेषता यह है कि इस स्तर पर बच्चा नियमों और परंपराओं के अनुसार सही गलत का फैसला करता है। वह सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है, अर्थात जो नियम कानून पहले से बने हुए हैं वो इनको बनाए रखना चाहता है। विद्रोही स्वभाव नहीं दिखाता है। जो नियम कानून है उन्हें समझता है वह उसके हित के लिए है और उनको बनाए रखना चाहता है। अब कन्वेंशनल लेवल की भी 2 अवस्थाएं हैं। पहला गुड बॉय और नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। बच्चा समाज या परिवार की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करता है। वह दूसरों से अप्रूवल और प्रशंसा पाना चाहता है कि मैं पढ़ाई करूँगा ताकि मम्मी पापा कहें कि मैं अच्छा बच्चा। अब जैसे कोई बच्चा है वो अपने घर में कूलर का पानी भर रहा है, अपनी मम्मी की हेल्प करा रहा है। मम्मी बोलेंगे वाह कितना अच्छा बच्चा है, क्या बढ़िया काम कर रहा है। अब बच्चा मन में सोचता है मिशन सफल हो गया, पड़ोस वाली आंटी तक ये खबर जानी चाहिए। एक इसकी अगली अवस्था है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, सोशल सिस्टम मेंटेनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अवस्था में बच्चा सोशल सिस्टम को मेंटेन करना चाहता है। बच्चा समझता है समाज के नियम और कानून सबके भले के लिए हैं, उन्हें बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। नियमों को तोड़ना गलत है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। जैसे हाइंस जो था वो उसको दवा चोरी नहीं करनी चाहिए थी। हाइंस को दवा चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि चोरी करना कानूनन अपराध है। क्योंकि इस अवस्था में बच्चे कानून को महत्व देंगे, कानून को अधिक महत्व देंगे, लॉ एंड ऑर्डर को महत्व देंगे ताकि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। अगली और लास्ट इसका स्तर है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था है। इसमें बच्चा किशोरावस्था को प्राप्त कर लेता है और वयस्कता तक उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इसकी मुख्य विशेषता है व्यक्ति समाज के नियमों से ऊपर उठकर अपने आंतरिक मूल्यों और कंसाइंस के आधार पर सही गलत तय करता है। अब समाज के ने जो नियम कानून बना रखे हैं उनसे ऊपर उठकर सोचने की क्षमता आ जाती है। अब अपने मूल्यों और विवेक के आधार पर वो सही या गलत तय करता है। अब इस स्तर की भी 2 अवस्थाएं हैं। अवस्था 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। व्यक्ति मानता है कि नियम और कानून समाज के कल्याण के लिए बनाए गए हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान हो रहा है तो आपसी सहमति से उसे बदला जा सकता है।
मानवीय अधिकार सर्वोपरि है। उदाहरण, यदि कानून किसी की जान नहीं बचा सकता तो उस कानून को बदल देना चाहिए। छठी अवस्था है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। यह नैतिकता का सर्वोच्च स्तर है। यहाँ व्यक्ति अपने कंसाइंस के नियमों पर चलता है, चाहे उसके लिए समाज या कानून खिलाफ ही क्यों ना हो जाए। अब व्यक्ति अपने विवेक के आधार पर फैसले लेता है, चाहे उससे कानून का उल्लंघन हो रहा हो या सामाजिक व्यवस्था बर्बाद हो रही हो। यहाँ व्यक्ति आत्म बलिदान के लिए भी तैयार रहता है। इसका उदाहरण महात्मा गांधी या नेल्सन मंडेला के विचार, जो पूरी मानवता के न्याय के लिए खड़े हुए। कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना से भी कभी कभार एक आध नंबर का सवाल आ जाता है, सीटेट के लिए महत्वपूर्ण है। कैरोल गिलिगन ने इसकी आलोचना की है। गिलिगन ने आरोप लगाया कि कोलबर्ग का सिद्धांत जेंडर बाइस्ड है। इस शब्द का याद रखना, कोलबर्ग का सिद्धांत जेंडर बाइस्ड है, ऐसा कैरोल गिलिगन कह रही हैं। उन्होंने केवल पुरुषों और लड़कों पर शोध किया और महिलाओं के दृष्टिकोण को नज़रअंदाज किया। उन्होंने हमें यह बताया कि पुरुषों की नैतिकता न्याय पर आधारित होती है, जबकि महिलाओं की देखभाल पर आधारित होती है। और दूसरी, इसकी आलोचना सांस्कृतिक आधार पर की जाती है। यह सिद्धांत सभी संस्कृतियों पर समान रूप से लागू। कोलबर्ग का सिद्धांत जो वेस्टर्न कंट्री है, पश्चिमी देशों के मूल्यों पर अधिक केंद्रित है। अब एक बार सारी जो है क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कौन कौन सी स्टेज थी? 3 स्टेज हैं, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। अब हर एक लेवल की, हर एक स्टेज की 2 सब स्टेज हैं या अवस्थाएं हैं। पूर्व पारंपरिक की दंड और आज्ञा पालन। दंड और आज्ञा पालन सजा से बचना, टिट फॉर टैट, अपना स्वार्थ या अदला बदली। अब है पारंपरिक की भी 2 अवस्थाएं हैं, अच्छा लड़का या अच्छा लड़की, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने वाली अवस्था। अच्छा लड़की क्यों? प्रशंसा पाना, दूसरों को खुश करना। कानून और व्यवस्था, सामाजिक नियम और कर्तव्य का पालन। अंतिम अवस्था है उत्तर पारंपरिक। इसमें पहली अवस्था है सामाजिक अनुबंध और सार्वभौमिक सिद्धांत। समाज के नियम बदले जा सकते हैं सामाजिक अनुबंध के आधार। और सार्वभौमिक सिद्धांत, खुद का विवेक, मानवता और न्याय। इसमें बच्चा जो है खुद के विवेक से फैसले लेता है जो मानवता के हित में हो और न्याय के लिए आवश्यक हो। तो हमने कोलबर्ग की 3 अवस्थाएं देख ली हैं। तीनों अवस्थाओं में पहली थी पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। हर स्तर की 2 अवस्थाएं थी और सभी का नाम हमें याद होना चाहिए कि किस अवस्था में बच्चा किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है। अब कुछ एडवांस पॉइंट हम देख लेते हैं, जिसमें से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक आ जाता है कि कोलबर्ग के सिद्धांत पर किसका अधिक प्रभाव किस मनोवैज्ञानिक का प्रभाव है। इंपॉर्टेंट है पियाजे। कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत का कोई बिल्कुल नया आधार तैयार नहीं किया था, बल्कि उन्होंने जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को ही आगे बढ़ाया। अगर परीक्षा में प्रश्न आए कोलबर्ग का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के कार्य पर आधारित है, तो उत्तर होगा जीन पियाजे। नैतिक सोच और संज्ञानात्मक विकास में अंतर। कोलबर्ग का मानना था कि बच्चे में जैसे जैसे संज्ञानात्मक विकास होता है, वैसे वैसे उसकी मोरल रीजनिंग का भी स्तर बढ़ता जाता है। यानी बिना मानसिक परिपक्वता के बच्चा उच्च नैतिक स्तर तक नहीं पहुंच सकता। अगला है अवस्थाओं की प्रकृति। कोलबर्ग ने 6 अवस्थाएं बताई हैं। इन्हें यूनिवर्सल और क्रमिक कहा। यूनिवर्सल मतलब चाहे कोई सा भी देश हो, कोई सा भी समाज हो, सभी बच्चों का नैतिक विकास इन्हीं अवस्थाओं के आधार पर होगा, अर्थात ये यूनिवर्सल है। दूसरा, ये क्रमिक अवस्थाएं हैं, इनका क्रम नहीं बदल सकता। कोई बच्चा तीसरी अवस्था से सीधा 5वीं अवस्था पर नहीं कूद सकता है, उसे क्रम को फॉलो करना होगा। पहले पहली अवस्था आएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी और 5वीं, 6वीं, इस प्रकार से आएंगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा बच्चा तीसरी अवस्था से सीधा 5वीं अवस्था पर पहुंच जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। अब देखते हैं इसका एजुकेशनल इंप्लीकेशंस क्या है कोलबर्ग की थ्योरी में। ये सीटेट में बहुत बार पूछा गया है। कक्षा में मूल्य विकसित कैसे करें? कोलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करने के लिए नैतिक मुद्दों आधारित चर्चाओं को उनमें शामिल कर सकता है। एक बात एक टीचर को अवश्य याद रखनी चाहिए कि बच्चों में जो नैतिकता है वो उपदेश देने से नहीं आती है, बल्कि कक्षा में चर्चाओं को और उनको दुविधाओं में डालने पर उन्हें सोचने का मौका जो मिलता है और उस सोच के आधार पर वो अपने नैतिक नियम तैयार करते हैं, ये उनके नैतिक विकास का आधार बनता है। भाषाओं का सटीक जाल, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई अवस्थाओं का आप नाम याद रखें। टिट फॉर टैट को क्या कहते हैं? जैसे यांत्रिक सापेक्षतावादी अधिविन्यास। इसको साधनात्मक सापेक्षतावादी भी लिखा जाता है। यहाँ बच्चा अपने साधन या स्वार्थ को पूरा करने के रूप में देखता है। एक स्टेज 4 में आता है लॉ एंड ऑर्डर। इसको सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का अधिविन्यास कहा जाता है। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। अगर मान लो पेपर में क्वेश्चन आता है, एक बच्ची कहती है कि आप ईमानदार रहेंगे तो माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए, तो कोलबर्ग का ये किस स्तर में आएगा? इसका उत्तर है पारंपरिक स्तर, लेवल 2, स्टेज 3। ये अच्छा लड़का या अच्छा लड़की वाली अवस्था है, क्योंकि यहाँ बच्चा दूसरों की प्रशंसा और गर्व की भावना अर्थात सोशल अप्रूवल प्राप्त करना चाहती है। देखिए अब लगभग हमारा कोलबर्ग का 100% हो गया है। इसके अलावा पेपर में कोई अतिरिक्त सवाल आता है नहीं कोलबर्ग से। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको टॉपिक। अगर आप कुछ बदलाव या सुधार करवाना चाहते हैं लेक्चर में तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।